जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है सफलता, हासिल उन्हें ही होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार मौर्य एजुकेशन 07 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो गाइज़ आज हम लोग करंट अफेयर रिवीजन 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 20 पार्ट्स में करने वाले हैं। आज पहला पार्ट है जो यूपीपी कांस्टेबल 2024 और एसएससी जीडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाले। अगर आपने 20 के 20 लेक्चर कर लिए तो आप इस 20 लेक्चर में से आपका कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। तो आइए चलते हैं, आज का पहला लेक्चर, पहला सेशन शुरू करते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा किससे है? श्वेत क्रांति से है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या है दोस्तों? मेथिल आइसोसाइनाइड इसके लिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है। फिर अगला प्रश्न बनता है आपका, ओजोन सांद्रता का मापन की इकाई क्या है? ओजोन सांद्रता के मापन की इकाई क्या है? तो आंसर होगा आपका डप्सन। डप्सन ही ओजोन सांद्रता की मापन की इकाई है। और एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन परत है कौन से मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि ओजोन परत आया है तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और 16 सितंबर से ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। इसी दिन से आपका 16 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस जो भी मनाया जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तीव्रता का मापन किस में करते हैं? ध्वनि की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा वहाँ पे डेसिबल में इसका मापन किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन डेसिबल में किया जाता है। अगला है, स्पेस एक्स के द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? स्पेस एक्स द्वारा किस उद्देश्य से स्टारलिंक उपग्रह प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? पहली बात तो जो स्पेस एक्स एजेंसी है वो किसकी है? तो एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। और अभी हाल ही में एलॉन मस्क ने ही ट्विटर कंपनी को भी अपने खरीद लिया है। ठीक है, तो स्पेस एक्स पहली बात कहाँ की एजेंसी है? यूएसए की है। और ये एक एलॉन मस्क हैं वहाँ के, जो विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। ये इनकी एजेंसी है। और इन्होंने अभी हाल ही में स्टारलिंक उपग्रह को क्या किया है? प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। और इसको उपग्रह को लॉन्च करने वाला रॉकेट कौन सा है? तो रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट से इसे भेजा गया है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना। क्या करना है? हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे मिशन दे रखे हैं। पहला मिशन है यहाँ पे, आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो यूएसए यानी नासा के द्वारा है। अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा के द्वारा। दानुरी मिशन किससे संबंधित है? तो साउथ कोरिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया से संबंधित है। राशिद मिशन किससे संबंधित है? यूएई से। किससे संबंधित है? यूएई से। कैप स्टोन मिशन CAPE कैप स्टोन मिशन किससे संबंधित है? तो ये नासा से संबंधित है, यानी अमेरिका से संबंधित है। फिर अगला प्रश्न बनता है, आदित्य L1 का संबंध किससे है? तो सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय जो स्पेस एजेंसी है इसरो से संबंधित। अभी हाल ही में इसने क्या किया है? आदित्य L1 को लॉन्च किया था। एक यहाँ पे आता है कि नूरी मिशन किससे संबंधित है? दक्षिण कोरिया से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? दक्षिण कोरिया से। अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न है यहाँ पे, ग्रीन मफलर का उपयोग, यानी ग्रीन मफलर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए, यानी ध्वनि प्रदूषण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे, लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? लाइकेन किस प्रदूषण का सूचक है? तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। अगला यहाँ पे, कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? तो इसका आंसर होगा ब्लूबेरी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आपका नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग है।
पारे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पारे की कमी से मिनी माता होता है। कौन सा होता है? पारे की कमी से। क्वेश्चन पूछा है मिनी माता रोग किसकी कमी से होता है? तो आंसर होगा आपका पारा। इटाई रोग किसकी कमी से होता है? तो कैडमियम की कमी से आपका होता है इटाई रोग। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? तो ये आपका अनुच्छेद है 48A। 48A का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे, हाइग्रोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से द्वारा हम लोग क्या मापते हैं? हाइड्रोमीटर से हम लोग आर्द्रता को मापते हैं। हाइड्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया गया? हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ पर किया गया? तो सही आंसर होगा आपका सऊदी अरब। और सऊदी अरब में कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब में जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान है मक्का मदीना, वहाँ पर एक मस्जिद है, ग्रैंड मस्जिद में ही 75 मीटर लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? मक्का में, सऊदी अरब में, और वहाँ पर एक मस्जिद है, ग्रैंड मस्जिद, उसी में आपका 75 मीटर लंबा आपका कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया है। डूरंड कप, अगला प्रश्न है, डूरंड कप का विजेता कौन है? 2022 का 2022 का डूरंड कप विजेता कौन है? तो बेंगलोर ने जीता है डूरंड कप। ठीक है, इसके बाद अभी बात करें जिनोवा, तो जिनोवा में क्या क्या चीज़ें हैं? तो जिनोवा में WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इन सभी का मुख्यालय है। और इसके साथ साथ आपका WEF का भी मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैक्सिमम आपके लास्ट में जिसमें HO या फिर O लास्ट में आता है, सबका आपका मुख्यालय कहाँ पर होने वाला है? जिनेवा में। मैक्सिमम आपकी कंडीशन वहीं पर बनेगी जाके, जिनेवा में। अगले प्रश्न है आपके देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका देखिएगा, मौसम संबंधी गतिविधियाँ वायुमंडल में कौन से वायुमंडल में होती हैं? मौसम संबंधी गतिविधियां कौन से वायुमंडल में होती हैं? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्षोभ मंडल में। ठीक है, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयोगी होती है। और इसको दक्षिण भारत में, काली मिट्टी को ही दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बात करते हैं, DNA और RNA में नाइट्रोजनी क्षारक का अंतर, यानी DNA में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं और RNA में कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पहले हम लोग DNA की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? DNA में। DNA में पहला होता है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन RNA में कौन से आते हैं? तो RNA में तो 3 सेम होते हैं, बस केवल लास्ट वाला चेंज होता है। RNA का पहला होता है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन। ये तो तीनों में कॉमन है, तीनों में सेम है, बस चेंज है इसमें। DNA में आपका थाइमिन होता है और RNA में आपका क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिएगा आगे। अगला देखिएगा, यहाँ पे दे रखा है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का संबंध किससे है? त्रिस्तरीय पंचायती राज का संबंध किससे है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है, इसका संबंध बलवंत राय मेहता समिति से है। और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज ये जो आपका लागू हुआ है, ये कब? 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। पहली बात तो किस समिति से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति से। और इसका किस संविधान संशोधन में इसको लागू किया गया? तो लिखिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका देखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखो, हाल ही में वायुसेना द्वारा पूर्वोत्तर भारत में प्रलय अभ्यास का आयोजन करने की घोषणा की गई। वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वायुसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में है। कहाँ पर है दोस्तों? शिलांग में है। और इसी के साथ साथ शिलांग में जो असम राइफल्स का भी मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में है। ठीक है, तो दोनों जो पूर्वी कमान है वायुसेना का, उसका मुख्यालय कहाँ पर है? शिलांग में। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ पर है? वो भी शिलांग में ही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे बम्बू डांस कहाँ पर होता है? तो बम्बू डांस आपका किससे संबंधित है? मिजोरम से। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। खारची मेला कहाँ पर लगता है? तो ये त्रिपुरा में लगता है। कहाँ पर लगता है दोस्तों? त्रिपुरा में लगता है। एक बार फिर से, बम्बू डांस मिजोरम में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, और खारची मेला कहाँ पर लगता है? तो ये त्रिपुरा में लगता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा बिहू, बिहू कहाँ का नृत्य है, तो बिहू आपका असम का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है, ये असम का है। अगला देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वासियोर क्योर, क्वासियोर क्योर और मेरेस्मस, ठीक है, मेरेस्मस बीमारी किसकी कमी से होने वाला रोग है, किसकी कमी से होने वाली ये बीमारी है, ये रोग किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रोटीन की कमी से होता है। और प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, तो ये बहुलक होता है किसका, अमीनो अम्ल का। और जब 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है दोस्तों, कितना, 20 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर अगला प्रश्न है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, तो याद रखिएगा पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। अगला है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा लाइकोपिन नामक एक पिगमेंट होता है, लवक पाया जाता है, लाइकोपिन नामक एक क्या होता है, पिगमेंट होता है, उसी की वजह से आपका क्या होता है, टमाटर का रंग लाल होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, यानी कौन होंगे। ये पहले के पुराने करंट अफेयर हैं, तो यानी 74वें जो गणतंत्र दिवस 2023 वाला मनाया गया था उसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये थे आपके मिस्र के राष्ट्रपति, उनका नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। क्या नाम है उनका, अब्दुल फतेह अल सीसी। ये आपके क्या हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं, और ये आपके भारत के 74वें मुख्य अतिथि के रूप में थे आपके गणतंत्र दिवस के अवसर पर। फिर अगला यहाँ पे COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, मिस्र में हुआ था। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखो इस जो हम लोगों ने PDF तैयार की है इसमें आपको करंट इसके साथ साथ स्टैटिक GK भी मिल रही है, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की, तो पेंसिलिन की खोज आपकी की है अलेक्जेंडर ने, किसने की है, अलेक्जेंडर ने। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम आपका क्या होता है, क्लोरोफिल बनाने के निर्माण में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। अगला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या थी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो यहाँ पे देखिएगा इसकी थीम क्या थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे, ठीक है। ये थी आपकी राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम थी। देखिएगा यहाँ पे कुछ तिथियाँ लिखी हुई हैं, कुछ दिवस लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। एक है यहाँ पे आता है 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी, ये 3 डेटें और इनके जो इस दिन जो दिवस मनाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, वो तो सभी को पता है कि भाई साहब सुभाष चंद्र बोस जी जो नेताजी हैं आपके, उनकी क्या मनाई जाती है, जयंती मनाई जाती है। और यहाँ पे देखिएगा, और इसी जयंती को अभी हाल ही में इसको कन्वर्ट कर दिया गया पराक्रम दिवस के रूप में, ठीक है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये आपका इसी दिन आपका सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती थी। अब यहाँ पे बात करते हैं 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, और पहली बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो आपको 2011 में शुरुआत होती है मतदाता दिवस की, ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के 2011 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, देखिए निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है, 25 जनवरी 1950 को होती है। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन है यहाँ पे, राजीव कुमार हैं। और याद रखिएगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इनका जो कार्यकाल होता है ये तो ये 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, ठीक है। या तो वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर चुका हो, या फिर उसकी जो एज है वो कितनी हो जानी चाहिए, 65 वर्ष अगर कंप्लीट करता है तो वो रिटायर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, या क्या चीज़ कराई जाती है मेडिकल में, तो याद रखिएगा
ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पर एक मशीन चला करती है जिसमें बहुत सारी लाइनें चला करती हैं, वो होती है आपकी क्या होती है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी कराई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा, मस्तिष्क में अगर कोई भी बीमारी है उसके जांच के लिए क्या होता है, ईईजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं, स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। तो चीन का शोक किसे कहा जाता है, तो ह्वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो नदी है ना, जाती है एक रास्ते से, लेकिन कुछ समय के पश्चात जैसे इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती तो वो अपना मार्ग बदल लेती है, और जैसे ही मार्ग बदलती है तो इसके रास्ते में जितने आने वाले, देखिए पहले ये नदी इस तरीके से जाया करती है इधर से इधर की तरफ, लेकिन जब इसमें पानी ज़्यादा हो जाता तो ऐसे ये अपना मार्ग बदल लेती है, और जब मार्ग बदल लेती है तो क्या होता है, इसके मार्ग में आने वाले जितने भी क्षेत्र हैं सबको ये क्या करती है, तहस नहस और डुबाती हुई चली जाती है, तो जिससे बहुत ज़्यादा जनधन की हानि होती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, दामोदर नदी को। यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहते हैं, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। प्रदानकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा प्रदान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रदानकर्ता कौन है, राष्ट्रपति। और कितने बालकों को दिया गया है, तो 11 बालकों को दिया गया, वो भी 6 श्रेणी में, यानी कि 6 श्रेणियों में 11 बालकों को प्रदान किया गया है। अब ये 6 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, तो सारे तो नहीं, लेकिन आपको 2-3 यहाँ पे श्रेणियाँ 4 बताई गई हैं, याद रखिएगा। एक नवाचार के क्षेत्र में दिया गया है, साहस के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, मेधावी आदि बहुत सारी ऐसी 6 श्रेणियाँ हैं जिनमें 11 बालकों को ये आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत ये राशि प्रदान की गई है, 1-1 लाख रुपए। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के द्वारा किया जाता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वही क्या करता है, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे हर एक कोशिका, हर एक अंग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैविक घड़ी का संबंध किस ग्रंथि से है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जैविक घड़ी का संबंध किस ग्रंथि से है, तो आंसर याद रखिएगा पीनियल ग्रंथि से है। केचुए की खेती को क्या कहा जाता है, तो केचुए की खेती को कहा जाता है वर्मी कल्चर। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया, तो आंसर याद रखिएगा मैरी कॉम की अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे, कुनैन नामक जो दवा है, कुनैन जो मलेरिया की दवा है, ठीक है, कुनैन नामक दवा किस रोग की दवा है, तो याद रखिएगा किसकी दवा है, ये मलेरिया की, और ये एक पौधे से प्राप्त की जाती है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड थोड़ा बात कर लेते हैं। AB जो पॉजिटिव होता है इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल ग्राही कहा जाता है। ये सबसे AB जो प्लस होता है, AB पॉजिटिव जो होता है वो क्या करता है, सबसे क्या करता है, ब्लड को ले सकता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्राही कहा जाता है। और जो O- होता है ये क्या होता है, यूनिवर्सल दाता होता है, क्योंकि ये सबको क्या कर सकता है, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि केवल O ही क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है। लेकिन अब कंपटीशन में क्या होता है कि जब भी ये प्रायोगिक परीक्षाएं आप देते हो तो वहाँ पे O नहीं देता है, O अलग दे देता है, O पॉजिटिव और O निगेटिव अलग दे देता है। तो याद रखिएगा O निगेटिव क्या करता है, ये आपका यूनिवर्सल दाता होता है।
ठीक है, यूनिवर्सल सर्वदाता होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैनोमीटर क्या होता है। स्फेग्नोमीटर क्या होता है, तो याद रखिएगा इससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मापते हैं। स्फेग्नोमीटर क्या होता है, इससे हम लोग क्या नापते हैं, बीपी मापते हैं, ब्लड प्रेशर। अगला है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया। हाल ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनका नाम है सुखविंदर सिंह, क्या नाम है, सुखविंदर सिंह, इनके द्वारा प्रदेश को कब तक देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो 2025 तक हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल के, तो याद रखिएगा कौन है, सुखविंदर हैं, सुखविंदर सिंह। मतलब हरित राज्य का मतलब होता है कि यहाँ केवल आपको सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा या हाइड्रोजन से संचालित ही चीज़ें आपको दिखाई देने वाली हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कम होने वाला है, इसका मतलब ये है। अगला यहाँ पे हर घर जल, ये जो योजना है ये कब तक ख़त्म होगी, तो 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और भारत के प्रत्येक घर में ये आपका जो हर घर जल योजना है ये पहुँचने वाला है, हर घर तक आपका जल पहुँचने वाला है। टीबी हारेगा ये कब तक आपका होगा, तो ये 2025 तक भारत टीबी मुक्त होने वाला है, ठीक है। अगला, शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन, ये कब तक रखा गया, इसका उद्देश्य कब तक रखा गया कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये कब तक इसका रखा गया है, तो ये आपका 2070 तक कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही होता है। कैसा होता है, सीधा, अपराइट होता है, सीधा होता है। और जो ऊर्जा का जो पिरामिड है, ऊर्जा का जो नियम है वो किसने दिया था, ऊर्जा का 10% नियम आपके लिंडेमान ने दिया था। इन्होंने बताया कि ऊर्जा क्या होती है, एक स्तर से दूसरे स्तर में क्या होती है, एक स्तर से दूसरे स्तर में स्थानांतरित होती है। और सिर्फ इतना ही हो पाता है कि ऊर्जा केवल एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफ़र हो पाती है, बाकी की 90% श्वसन के द्वारा क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इसके द्वारा श्वसन के द्वारा बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वन तथा वन्य जीवों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन तथा वन्य जीवों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। और कौन कौन से आते हैं आपके, तो पहली बात याद रखिएगा 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब मनाया गया था, तो कब संविधान संशोधन कब लागू किया गया था, 42वां वाला कब हुआ था, तो 1976 में ये हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब है, तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 में है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें समवर्ती सूची में शामिल की गई हैं, कौन कौन सी समवर्ती सूची में हो गई हैं, तो शिक्षा हो गया, समवर्ती सूची में आता है, जनसंख्या हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, ये सभी आपके क्या हैं, समवर्ती सूची के। और माप तौल भी आपका किस में आता है, समवर्ती सूची में। अब एक बात क्लियर कर लेते हैं, समवर्ती सूची है क्या चीज़। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि जिन विषयों पर क्या होता है, जिन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं, कानून बना सकते हैं। राज्य और केंद्र दोनों आपके क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, समवर्ती सूची। क्लियर है। चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो याद रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी दिन 21 जून को ही क्या मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है, योगा डे जिसे कहते हैं, ठीक है, योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक, तो ये थे आपके आज के जो करंट अफेयर का रिवीजन था, जो पिछले एक साल का हम लोगों ने 20 क्लासेस में ख़त्म करने का प्रण लिया है, वो हम लोगों का आज पहली क्लास आपकी संपन्न हो गई है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये रिवीजन और ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जो आपके इम्पोर्टेंट नोट्स जो हम लोगों ने यहाँ पे। और एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसके नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आपके खुद के हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं। तो उम्मीद है कि आज की जो करंट अफेयर की क्लास थी आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छे तरीके से। और इसमें करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके भी मिलने वाला है। तो
तो और इंटरेस्टिंग आपका हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके कभी चेंज नहीं होता है, तो आपको याद रखना बहुत आसान रहेगा और बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम लोग आगे की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, और सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।